Wait for a second. Let's check for the sound first. Wait a minute. Okay. Good. Where is the pen? तो कल तो ऐसा हुआ कि सिस्टम पूरा लगाया। अच्छा 10 मिनट के लिए आंख बंद करता हूँ, उठा तो रात के 3 बज गए थे। ठीक है, तब रात के 3 बजे तो क्लास लेना पॉसिबल नहीं था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 काफी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। बोला ए लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म बनाए तो ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 22%। बी लिमिटेड का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, 24%। स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क क्या है ए लिमिटेड का, तो 40%। क्या है बी लिमिटेड का, 38%। ठीक है। उसके बाद आपका ए लिमिटेड का बीटा क्या है, 0.86। अब बी लिमिटेड का बीटा क्या है, 1.24। अब आपको डाटा क्लियरली दिख रहा है। बस हमने किया क्या, पैराग्राफ को टेबुलर फॉर्म में बनाया और हमें हमारा आंसर भी दिख रहा है। ठीक है। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों का एक होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो आर ए बी कितना है दोनों का, 0.72। ठीक है। उसके बाद हमको दिया गया है डिविएशन ऑफ मार्केट 20%। जब ये था डाटा दिया गया और आपसे पूछा पहला सवाल कि किसमें इन्वेस्ट करना अच्छा होगा, बी लिमिटेड की ए लिमिटेड, अब खुद बताओ यार, हायर रिटर्न कहाँ है सर, बी के पास। रिस्क कम कहाँ है सर, बी के पास। तो जहां रिस्क कम है, जहां हायर रिटर्न है, वही ना इन्वेस्ट करेंगे। तो बेटर कहाँ इन्वेस्ट करना, ऑब्वियस सा बात है बी। Yes, the investing in B is better than investing in A. The reason is that the B has a higher return and lower risk than A. ठीक है, B has a higher return and lower risk than A. That is the answer. A single line answer. अब आपको बोला पोर्टफोलियो बना, ठीक है। बोला पोर्टफोलियो बना और उस पोर्टफोलियो में क्या कहा आपको, वो कुछ नहीं कहा। बोला बी में 30% इन्वेस्ट करो, मैंने बी का वेट क्या हो जाएगा, 0.30। और ए में 70% इन्वेस्ट करो, तो ए का वेट क्या है, 0.70। तो अब एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो यार फॉर्मूला इतना बार तो पढ़ चुका सर हमने। अगर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना हो, रुक जाओ खोल लेता हूँ इसको। अगर पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ वेट इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, वेट इनटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। तो वेट तो सर पता ही है, 0.30। एक का वेट है सर, रिटर्न क्या है वहां पे, 22%। कितना है, नहीं सॉरी, बी में 3.30 है ना, बी का रिटर्न क्या 24%। और सर एक का वेट है 0.70 और उसका रिटर्न कितना है, 22%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, इट्स क्वाइट सिंपल, 7.20 प्लस 22 इंटू 0.70। तो क्या टोटल कितना हो गया, ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो।
अगर आपसे अब पूछा जाए कि रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, तो आप सबसे पहले निकालिएगा वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, तब तो निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो क्या है। तो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है सर, सिंपल है, फॉर्मूला याद है सर हमें, डब्ल्यू ए डिविएशन ए का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी डिविएशन बी। आपको पता है ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है। अगर हमको वेरिएंस ही दिया गया है तब तो बस वेट का स्क्वायर करेंगे, जब वेरिएंस दिया ही गया है स्टूडेंट तो वहां पे वेरिएंस को बस पुट करेंगे, उसका स्क्वायरिंग अप नहीं करेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू ए का स्क्वायर इंटू डिविएशन ए का होल स्क्वायर। तो जनरली फॉर्मूला क्या है आपका, डब्ल्यू ए का स्क्वायर डिविएशन ए का स्क्वायर, ऐसा लिखा आता है। ठीक है, अगर हमको वेरिएंस ही क्वेश्चन दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं सर, वेट का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस। लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा तो हम लोग ये फॉलो कर सकते हैं, और वैसा बात है। टू डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, अब यहाँ पे को वेरिएंस लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिविएशन ए डिविएशन बी इंटू आर ए बी। तो डब्ल्यू ए कितना है सर, पता है हम लोग को 0.70, अभी तो क्वेश्चन में बताया ए में 70% है तो 0.70। सर इसका ए का अगर आप बताएं तो सर डिविएशन कितना है सर, 40। उसके बाद सर वी का बेट कितना है, 0.30। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 38 का होल स्क्वायर प्लस 2 0.70 0.30। डिविएशन ए कितना था 40, डिविएशन बी कितना था 38, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट कितना है अपना 0.72। बस सॉल्व करिए। पोर्टफोलियो का क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है लाइफ का, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद रहता हो, याद क्या करना, सब फॉर्मूला लिंक है एक दूसरे से, याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ता आपको। अगर आपने उस कहानी को सही से सुना हो और अपने दिमाग में बैठा लिया हो तो आपको इन फार्मूला को याद करने में कोई बड़ा डिफिकल्टी नहीं होता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फार्मूला के साथ, फार्मूला कब किसका क्या फार्मूला था, इसलिए आपको मैंने कहानी दिया है, उस कहानी को याद रखो तो आपको फार्मूला ऐसे भी याद रहेगा। ठीक है, जोड़ लीजिए 784 प्लस 129.96 प्लस 459.648। इसका अंडर रूट मारिए तो 37.062%। आया समझ में, कोई दिक्कत? आइए चेक कर लेते हैं। 37% दिया है, वैसे वो बोला अल्टरनेट आंसर 37.06% हो सकता है। अब देखिए एक और चीज, ये क्या करता है ना, उस परसेंटेज को भी जो अपना 40% था उसको भी नंबर में लिया। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने इसको परसेंटेज के टर्म में ही रखा, इसको नंबर के टर्म में लिया था, ध्यान दिया होगा। 0.7 इंटू 40% किया उसने, 40% को भी नंबर के टर्म में लिया। परसेंटेज नंबर में कैसे लिखाता है, अगर बोला जाए 6% तो नंबर के टर्म में क्या होता है 0.06। अब अगर आपने इनको नंबर के टर्म में ले लिया तो आपका जो ये पार्ट आता है जैसे 0.01374 ये इंटू 10,000 होगा। कारण बताइएगा, सिंपल सर, ये परसेंटेज का स्क्वायर हुआ, परसेंटेज का स्क्वायर हुआ। अगर मैं कहूं 6% का स्क्वायर तो आपका यह 36%। ठीक है, लेकिन अगर 36% का अंडर रूट करना हो या कुछ भी करना हो, इसका मतलब ये स्क्वायरिंग है, परसेंटेज का स्क्वायर है। नहीं समझे? एग्जाम में आपको आईसीआई एक ट्रिक खेलेगा, एक क्वेश्चन अगर आया तो देखेंगे हम लोग उसको, वहां वो क्या करेगा, आपको नंबर के टर्म में दे देगा वेरिएंस, समझे, नंबर के टर्म में, या को वेरिएंस नंबर के टर्म में। तो वहां पे ध्यान रखना है कि वो 10,000 का वैल्यू है। ठीक है, 4 सुनना, सिर्फ 100 का बात नहीं है, 10,000 का बात। ठीक है, उसको परसेंटेज दे देगा, नंबर के टर्म में देगा, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करिए। जैसे कि 0.40 का अगर आपको बोल दे कि वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है,
सिक्योरिटी मान लीजिए 0.40, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करिए कितना होगा सर, 1600 होगा, ऑब्वियस सा बात है, 1600 होगा कि नहीं होगा। अगर इसको हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन है सिक्योरिटी एक्स का 0.40, जिसको हम लोग कहते हैं कि 40%, ठीक है। आपको यही चीज बोला गया है, ठीक है, 40% का 1600 स्क्वायर होता है, ऑब्वियस सा बात है। अब आपको ये दे देगा 0.1600 वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा लिखा रहेगा। अब आप गलती क्या करिएगा, बस इंटू 100 करिएगा और बोलिएगा 16% है, बोलिएगा कि नहीं 16% है, हाँ। अंडर रूट करिए, कहेगा 4% है स्टैंडर्ड डिविएशन, अब ये मान लीजिएगा, जबकि ऐसा नहीं है। वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी 1600 है, समझिए। अगर आपको वेरिएंस देखिए, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बोल रहा है 0.40, नो प्रॉब्लम, दैट इज अ 40%, क्योंकि वो स्क्वायर अप नहीं है। लेकिन अगर वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी बोल रहा है 0.1600, तो उसको 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में आने के लिए, तो 16% बनेगा। 16% का अंडर रूट करते हैं 4% बनेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन था कितना, 40% था। इसका मतलब जब भी आपको वेरिएंस नंबर के टर्म में दे दे क्वेश्चन में, और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन जानना हो उसका, तो आप क्या करिएगा, 10,000 से मल्टीप्लाई, 100 से नहीं 10,000 से मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ गया क्या दिक्कत, क्यों 10,000 से मल्टीप्लाई। अब यहां पे ये जो करता है ना नंबर के टर्म में, हम लोग नंबर के टर्म में नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि परसेंटेज के टर्म में निकालना है, सिर्फ नंबर के टर्म में नहीं कहेगा, तो उसको परसेंटेज रहने देते हैं, दूसरे वाले को हम लोग नंबर के टर्म में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत। अब ये पूछा, व्हाट इज मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट, ठीक है। क्या बोला, व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियोज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट। अब यहां आपको दो सिक्योरिटी दिया गया है, आरएफ दिया नहीं है, तो कैसे निकालिएगा बताइए, तो कैसे निकाला जाए। हुँ? आपको बीटा मालूम है, नहीं सर बीटा भी तो नहीं मालूम। सर ए और बी के बीच का कोरिलेशन मालूम है, ए का मार्केट के साथ नहीं मालूम है, बी का मार्केट के साथ नहीं मालूम है, पर बीटा खैर दिया गया है 1.24 दिया है, क्या बोल रहा बीटा दिया गया अपने आप, बीटा अपने आप को दिया गया। तो अब कैसे करें बताइए, कैसे करिएगा, रिस्क फ्री कैसे निकालिएगा। सर दो इक्वेशन दिख रहा है हमको, सर एक है 24% और उसके केस में बीटा क्या दिया गया, जो भी दिया गया है, और सर एक है 22%, उसके केस में बीटा कुछ दिया गया है। तो अगर हम चाहें तो हम दो इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। पहला इक्वेशन सिक्योरिटी ए के लिए, जहां 22% रिटर्न है, इक्वल्स टू सीएपी यूज कर रहे हैं, रिस्क फ्री प्लस आर एम माइनस आर एफ, बीटा कितना था उसका 0.86। सर एक फॉर्मूला बना। दूसरा फॉर्मूला सर बी के लिए बना सकते हैं, क्या होगा सर 24% इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा क्या था 1.24। अब मैंने पहले भी कहा है, इसको पहले क्या मल्टीप्लाई करे, एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन वाला चीज जो बचपन में पढ़ा है 5, 6, 7, 8 में, सॉल्विंग द इक्वेशन बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। तो पहले से सिंप्लीफाई कर ले, तब तो एलिमिनेशन मेथड लगा है, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कहेंगे सर 22% इक्वल्स टू आर एफ, तो ठीक है सर 1 माइनस 0.86 आर एफ, 1 माइनस 0.86, तो 0.14 आर एफ बचेगा, कितना बचेगा 0.14 आर एफ प्लस आर एम, और वही चीज बी के साथ करें सर तो 24% है, और देखे तो सर ये 1.24 माइनस, तो ये 0.24 पर माइनस 0.24 आर एफ, सॉरी आर एम में यहाँ 0.86 आर एम होगा, 0.86 आर एम और 1.24
RM। अब क्या किया जाए, अब एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना है तो सर तो निकाल लेते हैं 24/14। सर समझ करिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे सर 0.24 से पूरे को, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.14 से पूरे को, देखते हैं क्या आता है। तो 22 गुने 0.24 तो ये हो गया 5.28। क्या समझे, इक्वल्स टू सर ये मल्टीप्लाई हुआ 0.24 इंटू 0.14, 0.0336 RF प्लस 0.86 इंटू 0.24, ये हो गया 0.2064 RM। अब यहाँ पे 0.14 से तो 24 इंटू 0.14, ये हो गया 3.36 इक्वल्स टू, ये तो ऑब्वियस बात है 0.0336 RF होगा, माइनस, और ये कितना होगा 1.24 इंटू 0.14 इक्वल्स टू 0.1736 RM। तो ये तो कट जाएगा सर, जोड़ना है हम लोग को तो ये जुड़ जाएगा, सब ऐड किए हम लोग। तो 5.28 प्लस 3.36 इक्वल टू 8.64 इक्वल्स टू, ये जुड़ेगा 0.2064 प्लस 0.1736 0.38 RM। तो 8.64 डिवाइड बाई 0.38 RM इक्वल्स टू 22.74%। अगर RM निकल गया तो RM का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, RM का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको RF मिल जाएगा। RM हमारा आ गया ना 22.74%। अब RM का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ऊपर से नीचे किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको RF का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इस वाले में पुट कर लीजिए, तो क्या होगा सर, ये 22% इक्वल्स टू 0.14 RF प्लस 0.86 इंटू 22.74। तो करिए 0.86 इंटू 22.74 इक्वल्स टू 19.5564 आया। अब ये माइनस होगा 22 के साथ, तो आंसर आएगा प्लस 2.4436 डिवाइड बाई 0.14, तो आंसर आया 17.45, ठीक है, या 46 राउंडिंग करके, तो 17.48 है, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, समझ गए। राउंडिंग के कारण, अगर राउंडिंग किए होते तो ऊपर नीचे भी नहीं होता, राउंडिंग हम लोग किए नहीं, कैलकुलेटर पे क्लिक किए तो आगे। तो ये तो सर सिंपल है, इक्वेशन का यूज करके निकालना है, इक्वेशन का यूज करके आपको निकालना है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा, बोला बीटा, तो बीटा सर इजी है ना, बीटा मालूम है 0.86 1.24, सर वेट मालूम है 30 और 70, 30 और 70, तो क्या करिएगा, जब सबको वेट मालूम ही है तो बहुत ईजी है। सर हमको वेट मालूम है 0.770 0.30, बीटा क्या है उसका 0.86 1.24 हो गया। फॉर्मूला क्या है सर, सिग्मा वेट इंटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी, बस। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, वेट इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, समझ में, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला सब लिंक है, समझे, फॉर्मूला एक बार समझ में सारा लिंक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको समझने में मजा आएगा, सही मायने में पूछिए तो क्वेश्चन नंबर 22 एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे है, थोड़ा अलग टॉपिक है, कुछ नया लाया है इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। XYZ लिमिटेड हैड सब्सटैंशियल कैश फ्लो, और वैसे बात है कहानी बतियाएगा पहले। XYZ लिमिटेड के पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, अंडर सरप्लस फंड आर यूटिलाइज्ड टू मीट द फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब तक उस पैसे का इस्तेमाल ना हो, इसलिए कहानी बतिया रहा है, कहानी पढ़िए। लाइकली टू हैपन आफ्टर सेवरल मंथ, जो कि बहुत महीने बाद होगा इन्वेस्टमेंट, तो वो क्या क्या पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया शॉर्ट टर्म के लिए, इसका डिटेल दिया गया है, क्या डिटेल दिया गया है, उसने सिक्योरिटी 1 खरीदा
जिसमें उसने 60,000 रुपया लगाया, सिक्योरिटी 2 खरीदा जिसमें उसने 80,000 रुपया लगाया, सॉरी 80,000 यूनिट खरीदा है, नंबर है नंबर। सिक्योरिटी 3 के इसमें 1 लाख यूनिट खरीदा, सिक्योरिटी 4 इसमें 1,25,000 यूनिट खरीदा। मान लेते हैं कि एप्पल था, 60,000 एप्पल खरीद लिया, 80,000 बनाना खरीद लिया, 1 लाख ग्रेप्स खरीद लिया और 1,25,000 का खरीद लिया उसने। अगर फल के मंडी में गया होता, फल के मंडी में गया होता, मान लेते हैं गुआवा खरीद लिया, मैंने अमरूद, ठीक है। अगर फल के मंडी में जाता तो ये खरीदता, शेयर के मंडी में गया, सिक्योरिटी 1 2 3 4 खरीदा है, क्या समझे? तो डिपेंड करता है ना किस मंडी में गया है। अगर फल के मंडी में जाए तो फल खरीदते हैं, सेब के मंडी, अगर सब्जी की मंडी सब्जी खरीदते हैं। गए हैं शेयर के मंडी में तो शेयर खरीदा इन्होंने, उस शेयर को खरीदा और मार्केट प्राइस ये था, तो कितना रुपया लगाया होगा शेयर खरीदने में? क्या कोई हार्ड है क्या? अगर 60,000 यूनिट खरीदा 4 रुपया 29 पैसा पे, तो कितना रुपया लगा? तो अमाउंट इन्वेस्टेड ही निकल जाएगा। 80,000 रुपया लगाया, 80,000 रुपया लगाया तो कितना यूनिट खरीदा, सॉरी 80,000 यूनिट खरीदा 2 रुपया 52 पैसा पे, तो कितना रुपया लगाया? तो अमाउंट इन्वेस्टेड तो सिंपली पता चल जाएगा आपको कि हर सिक्योरिटी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है। वही काम इसने भी किया, आपको जो अमाउंट इन्वेस्ट था वही निकाला है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, यील्ड और रेट के बीच का फर्क। ये दो टर्म जो है, यील्ड और एक टर्म है रेट, इन दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। मान लीजिए एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपया है, और अगर मैं कहता हूं कि डिविडेंड रेट 20% है, इसका मतलब मुझे 100 रुपया पे 20 रुपया डिविडेंड मिला है, ठीक है। कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर करती है इसी पे डिविडेंड रेट डिक्लेयर करती है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड कभी नहीं करती है, यील्ड हम लोग निकालते हैं। तो सर अभी यील्ड क्या होता है? रेट तो समझ में आ गया कि सर अगर 100 रुपया फेस वैल्यू है, तो अगर कोई कंपनी कह रहा है कि मैंने 20% डिविडेंड दिया या 200% डिविडेंड दिया, 200 रुपया दिया, मान 200% डिविडेंड दिया कर रहा है, 200% डिविडेंड मतलब 200 रुपया दिया। लेकिन डिविडेंड यील्ड क्या होता है? तो मान लीजिए इस शेयर को खरीदने के लिए मार्केट में 1,000 रुपया लगा था, तो जो यील्ड होता है वो 200 रुपया डिविडेंड जो है, यही डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, जो पैसा लगा था खरीदने में उसको 1,000 रुपया, तो कितना होगा? यील्ड कितना हुआ? 20%। यील्ड कितना हुआ? 20%। इसका उल्टा भी हो सकता था, मान लीजिए शेयर की कीमत 10 रुपया में ही खरीदे होते, वो मार्केट गिर गया 10 रुपया में खरीदे होते, तो आप क्या करते? 200/10 इंटू 100, ठीक कर जाता है 1 2000% डिविडेंड यील्ड। तो ऐसा नहीं कि डिविडेंड यील्ड हमेशा कम रहेगा डिविडेंड रेट से, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। देखिए 2000% हो गया कब? अगर आपका मार्केट प्राइस कम है तो, ठीक है। मार्केट प्राइस अगर लो है फेस वैल्यू से, तो आपका डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगा। लेकिन अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, तो आपका डिविडेंड यील्ड कम होगा, क्योंकि यील्ड डिपेंड करता है मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। जबकि रेट जो होता है उसके असली फेस वैल्यू पे, जो उस कागज के पन्ने का असली कीमत है उस पर। आया समझ में? तो आप सिंपली, आपको जो यील्ड दिया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया 2,57,400, इसका 19.50%, 2,33,600 इसका 24%, 2,17,000 इसका 17.50%, 3,92,000 इसका 26%। तो हमको डिविडेंड क्या मिला होगा ये? अब यहां एक एजम्पशन है कि डिविडेंड वापस नहीं लिया गया, ये डिविडेंड वापस इस शेयर में इन्वेस्ट हो गया है, समझे? ध्यान रखना, ये डिविडेंड री इन्वेस्ट हो गया कहां? वापस उस शेयर में। तो अब मेरे पास टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू क्या है सिक्योरिटी 1 का? सर 2,57,400 प्लस 50,193, तो 2,57,400 प्लस 50,193 करोगे, तो इसका मतलब सिक्योरिटी 1 का अगर हम बात करें, तो हमारे पास सिक्योरिटी 1 में इन्वेस्ट है 3,07,539 रुपीज, पर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड क्या है? तो सर 11,500 प्लस 2,46,282 इन्वेस्टेड है, ऑब्वियस सा बात है। तो 11,500 सॉरी 11,500 प्लस 2,46,282 इक्वल्स टू कितना आया सर? 13,46,782। ये अमाउंट अब इन्वेस्टेड है टोटल, समझ गए? और ये अपना इन्वेस्टेड है किसमें? सिक्योरिटी 1 में। तो वेट क्या होगा सिक्योरिटी 1 का, बताओ? सिंपल सर,
3,07,539 डिवाइड बाई 13,46,782 इक्वल्स टू 2.83%। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसका आंसर किसी और कारण से हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, समझे। समझे। दूसरा देख लीजिए, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2,33,600 प्लस 56,064 इक्वल्स टू 2,79,664 डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड 13,46,782 डिवाइड बाय 13,46,782 21.50। समझ गए, कोई दिक्कत। तो ऐसे ही करते हुए जाएगा और सबका वेट निकालेगा। तो मैंने क्या कहा था, जब भी वेट निकालने का बात आए तो क्यों टाइम बर्बाद करना। अमाउंट इन्वेस्टेड पता है ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इनटू बीटा सीधा करो डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, ये इजी पड़ता है। वेट निकालने में जो समय जाने वाला है हमारा, अब वो तो बचेगा ना कम से कम। तो वेट निकालने की गलती नहीं करना। अगर वेट निकाल दो, कितना लंबा जा रहा है खुद ही देख लो, कितना टाइम खा रहा है वेट निकालने में। इसको जोड़ रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, फिर इसको बाद में फिर मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से। और मैंने तो फॉर्मूला बताया था क्यों ऐसे करते हैं, क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि डायरेक्टली अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बीटा डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। हाँ, मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला बताया था वो किस तरह डिराइव हुआ था, समझ में आया था ना पिछले क्लास में। अमाउंट इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी इनटू बीटा ऑफ सिक्योरिटी का सम डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, बताया था कि नहीं। और ये इजी था, ये निकालना ज्यादा इजी था। हाँ, थैंक यू अंशत कौर। तो ज्यादा इजी अगर ये है तो वेट निकालने क्यों बैठोगे पागल की तरह। यहाँ अजम्पशन क्या था, अजम्पशन सिंपल था कि ये डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो गया। अगर डिविडेंड भी री इन्वेस्ट हो गया, इसका मतलब मेरा टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो गया। और निकालते हैं सिक्योरिटी वन का, यहाँ तो समझ में आ ही गया है, तो सीधा आते हैं यहाँ पे और इस बार थोड़ा सा इजी टर्म में लोग चलते हैं। सिक्योरिटी वन अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट इन्वेस्टेड क्या होगा बताओ पहला वाला का। सर 2,57,400 प्लस 50,193 इक्वल्स टू 3,07,000। अच्छा ये 593 आता है, अब परसेंटेज मैच कर जाएगा तुम्हारा। 3,07,593, ठीक है। सिक्योरिटी टू का कितना आएगा, जोड़ो 2,33,600 प्लस 56,064 2,79,664। सिक्योरिटी थ्री का कितना आएगा बताओ, 2,17,000 प्लस 37,975 2,54,975। सिक्योरिटी फोर का कितना आएगा, 3,92 3,92,500 प्लस 1,02,050 1,02,050 4,94,550। अब तुमको बीटा पता है सबका, कितना है बीटा। सर 1.16 2.28 0.90 और इसका 1.50। अब करना क्या, कुछ नहीं सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3,07,593 इंटू 1.16 3,07,593 गुने
1.16 3,56,807.88 प्लस, ठीक है, 2,79,664 इंटू 2.28 इक्वल्स टू 6,60,433.92, 2,54,975 गुने 0.90, 2,29,477.50 प्लस 4,94,550 इंटू 1.50 इक्वल्स टू 7,41,825 डिवाइड बाई अमाउंट क्या इन्वेस्टेड है 11,500 प्लस 246,282 निकाल लो कितना होगा 3,56,807.88 प्लस 6,60,433.92 प्लस 2,29,477.50 प्लस 7,41,825 डिवाइड बाई 13,46,782 डिवाइड बाई 13,46,782 इक्वल्स टू 1.47, तो बीटा इक्वल्स टू 1.47 आया समझ में। इसका बीटा कितना है 1.46। ये दिक्कत क्यों है राउंडिंग के कारण, आंसर में गलती नहीं है, राउंडिंग के कारण उसने कहीं पर राउंड कर लिया, कहीं पर राउंड नहीं किया होगा, ठीक है, तो 1.46 कोई दिक्कत, काफी इजी था, या 1.47 कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपसे पूछा क्या था बेसिकली, पूछा कैलकुलेट द रिस्क ऑफ XYZ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ मार्केट, रिस्क क्या है, तो आप कैसे बताइएगा बताइए। तो हमने अपना बीटा निकाला 1.46, ठीक है, अब एक और चीज निकालिएगा, क्या रिटर्न ऑन मार्केट क्या है। अब मार्केट क्या है पता है आपको, वो इसी को मानेगा टोटली, ठीक है। रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो क्या होगा बताइए, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो मार्केट कर रहा हूँ, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो क्या होगा। तो सर ये पैसा लगाए थे, ये कमाए, अलग बात है वापस री इन्वेस्ट है इसमें, ठीक है, पर ये लगाए थे और ये कमाए, तो रिटर्न क्या आएगा, ऑब्वियस सा बात है सर 246,282 भागे 11,05,000, तो 22.38% आपका रिटर्न आएगा। कोई दिक्कत क्या, इसको समझने में कोई दिक्कत, इसको समझने में कोई दिक्कत। इसमें क्या था जंक्शन कि जो डिविडेंड मिला वो री इन्वेस्ट हो गया, तो अगर वो री इन्वेस्ट हो भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरा बीटा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन रिटर्न क्या होगा, जो अमाउंट री इन्वेस्ट किए वो बाहर से ही ना आया है, मेरा अपना पैसा तो है नहीं, तो वही रिटर्न है आपका। व्हाट यू हैव अर्न, व्हाट यू हैव इन्वेस्ट, तो व्हाट यू हैव अर्न, यू अर्न दिस मच, व्हाट यू हैव इन्वेस्ट इनिशियली दिस, तो आपका जो रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो 22.38 है। अब जब आप क्वेश्चन पूछ रहा है वो सिंपल टर्म में कुछ नहीं कर रहा है, अगर सही मायने में पूछिए तो बस CAPM का बात कर रहा है, बोल रहा है ऐसे आपका बीटा 1.46 है ना, अगर उसी को हम मान ले सर 22.38% और कहे कि हमको RF और RM दिया गया है, दिया गया कि नहीं, तो RM और RF को अगर लेकर के चले हम सर अपने हिसाब से तो 11% प्लस 19% RM माइनस 11% इंटू बीटा कितना आया था पता नहीं, क्यों पता नहीं, बीटा पता है सर, पर ये बीटा एक्चुअल बीटा है, ये क्या है इम्प्लाइड बीटा कहते हैं इसको, इम्प्लाइड बीटा। अगर 22.38% रिटर्न आता तो इम्प्लाइड बीटा क्या होगा, इम्प्लाइड बीटा ध्यान रखिएगा, उसने इम्प्लाइड बीटा 1.42 निकाला। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर इम्प्लाइड बीटा का बात करें तो वो तो 1.42% CAPM के 1.42% है, लेकिन एक्चुअल 1.46% है, इसका मतलब रिस्क ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अगर RM डाउनवर्ड मूव किया तो इम्प्लाइड के हिसाब से 1.42% सिक्योरिटी भी डाउन जाता, क्या समझे, लेकिन एक्चुअल में सिक्योरिटी 1.46% डाउन गया, डाउन का आपसे कहने से यहाँ तो अपवर्ड गया है वो अलग चीज है, हमारे क्वेश्चन में गया अपवर्ड है सर, फायदा हुआ, अच्छा चीज तो था, पर मैंने क्या कहा था जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक्चुअली में प्रॉफिट वाले पॉइंट को भूल जाता है सब कोई, क्यों, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल अकाउंट्स का,
गेन आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। गेन सोच के आप मार्केट में नहीं इंटर होते, हमको फायदा ही होगा, मुनाफा ही होगा, मैं पैसा ही बनाऊंगा, ये सोच के मार्केट में आप नहीं जा सकते। आप मार्केट में कैसे घुसते हैं? रिस्क को देखते हुए। कौन सा रिस्क? नीचे जाने का रिस्क, ऊपर बढ़ने का भी उसको रिस्क कहता है ये, ठीक है। तो अगर इंप्लाइड बीटा 1.42% किसके हिसाब से सर? सीएपीएम के हिसाब से। सीएपीएम अगर कैसे सर? तो कुछ नहीं सर, 22.38% अगर रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो था, अगर वही रिटर्न को माने तो बीटा हमारा 1.42 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल हमारा बीटा कितना आया है? 1.47 आया था अपना आंसर, यहाँ पे 1.46 दिया हुआ है, तो ये आया है। तो इसका मतलब हमारा जो पोर्टफोलियो बनाए हैं वो रिस्की है। हम जो पोर्टफोलियो बनाए हैं वो क्या है? रिस्की है। समझ में आया? बस इतना ही इस क्वेश्चन का कहना था। अब उसको जो सेकंड पार्ट पे आइएगा, वो बोलता है कंपोजिशन चेंज करे कि नहीं करे। तो इसका आंसर भी उस सीएपीएम का यूज करके दिया है। कैसे? कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? उसका कहना है कि जो 60,000 यहाँ इन्वेस्ट है, क्या यहाँ 90,000 इन्वेस्ट कर दे और यहां से 30,000 निकाल ले, ये पूछना चाह रहा है वो, या फिर यहां से 30,000 निकाल लेते हैं, यहां 80 का 80 रहने देते हैं। ये सवाल आपका सेकंड सवाल। तो इसका जवाब कैसे दीजिएगा? तो आपको डिविडेंड यील्ड दिया गया है कि नहीं हर सिक्योरिटी का, और आपको सीएपीएम के लिए दिया गया है कि नहीं करंट मार्केट रिटर्न और आरएमआरएफ। तो आप सीएपीएम यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं कि नहीं, अगर बीटा अवेलेबल है आपके पास तो, हर सिक्योरिटी का। तो अगर बीटा अवेलेबल है और अगर हम हर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हैं, किसके हिसाब से? एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम निकल जाए तो हम उसको कंपेयर किससे कर सकते हैं? एक्चुअल रिटर्न से। इसको कहते क्या है? जेनसन अल्फा। तो हम जेनसन अल्फा का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि क्या हमको 1 में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, 2 में रहना चाहिए कि नहीं, 3 में रहना चाहिए कि नहीं, कि 4 में रहना चाहिए कि नहीं, ये बता सकते हैं। ये नहीं कर सकते किससे कितना निकले, कहां इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब क्वेश्चन वहीं तक पूछा था आपसे। तो अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने जाइएगा तो सिंपल में देखिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट 1 का बात करें तो ये तो सबके लिए कॉमन ही रहेगा, ये पार्ट देख लीजिए, 2 के केस में भी कॉमन है, 3 के केस में भी ये पार्ट कॉमन है। चेंज क्या है सब में? खाली बीटा। तो सब में बीटा चेंज कर करके हमने रिटर्न निकाल लिया। तो अगर हम बात करें तो मेरा फर्स्ट सिक्योरिटी का रिटर्न निकल के आया 20.28%। ये हमारा सीएपीएम के हिसाब से, और एक्चुअल कितना था? 19.50%। अब आप अपने मन से सोचिए, खुद सोचिए, मैं नहीं सोचूंगा, खुद सोचिए। आपको लगता है कि मैंने सिक्योरिटी 1 में इन्वेस्ट किया, वहां मुझे 20.28% कमाई होना चाहिए, लेकिन वो सिक्योरिटी मुझे 19.50% दे रहा है, क्या आप वहां इन्वेस्टेड रहिएगा? क्या आप वहां इन्वेस्टेड रहिएगा? आप खुद सोचिए। आपने किसी चीज में पैसा लगाया कि उसका उससे मैं 20% कमाऊंगा, लेकिन वो 19% कमा के दे रहा है, तो क्या करिएगा आप? वहां से कुछ पैसा निकालिएगा, कहीं और इन्वेस्ट करिएगा। कहाँ? सिक्योरिटी 2, 3, 4 जो सही लगे। अब सिक्योरिटी 2 में आते हैं, तो सीएपीएम के हिसाब से बोल रहा है 29.24%, पर अगर एक्चुअल रिटर्न को चेक करें तो वो है 24%। अब आप फिर सोचिए, आपको लगता है कि सिक्योरिटी मुझे 29% रिटर्न देना चाहिए, सिक्योरिटी 2, लेकिन वो दे कितना रहा है? 24%। क्या आप वहां इन्वेस्टेड रहिएगा? नहीं रहिएगा, ऑब्वियस सा बात। सिक्योरिटी 3 का आइए, उसका सीएपीएम कह रहा है 18.20%, लेकिन एक्चुअली वो दे कितना रहा है? 17.50%। फिर वही सवाल, आपको लगता है 18.20% कमाना चाहिए पर 17% कमा रहे हैं, क्या वहां इन्वेस्टेड रहिएगा? नहीं रहिएगा, ऑब्वियस सा बात। यहां आपको कमाने का उम्मीद है 23%, लेकिन आप कमा कितना रहे हैं? 26%। अब आप कहिए कि हाँ मैं सिक्योरिटी 4 में रहना चाहूंगा, तो मैं सिक्योरिटी 1 से पैसा निकाले कहां डालूंगा? सिक्योरिटी 4 में। 2 से कहां? 4 में। 3 से कहां? 4 में। तो वही आपका बस एक लाइन में लिख दिया है, कंपेरिजन ऑफ डिविडेंड यील्ड विथ एक्सपेक्टेड रिटर्न shows that dividend yield of 1, 2 and 3 less, so these investment are overpriced। ऑब्वियस सा बात है, ओवर प्राइज्ड है। यही जब प्राइसिंग का केस होता है कि शेयर का कीमत आपका एक्सपेक्टेड प्राइस अगर शेयर का 20 रुपया निकल के आए,
वेट अ सेकेंड, एक्सपेक्टेड प्राइस अगर शेयर का 20 रुपया निकल के आया और उसका एक्चुअल कीमत 15 रुपया हो तो आप उसको बाई करते हैं। और परसेंटेज में उल्टा चलता है, ध्यान रखिएगा, लोग कंफ्यूज होते हैं। परसेंटेज और प्राइस के केस में डिफरेंस है। परसेंटेज में हम ये सोचते हैं कि मुझे 20% कमाना है और 19% कमा के दे रहा है, तो क्या करेंगे, हम सेल कर देंगे, नहीं रखेंगे उसको अपने पास, होल्ड नहीं रखेंगे। लेकिन इस केस में उल्टा होता है, 20 रुपया अगर निकल के आया शेयर का कीमत और 15 रुपया अगर शेयर बिक रहा है तो आप बाई करते हैं, सेल नहीं करते हैं। वही अगर 25 रुपया में बिक रहा हो तो आप क्या करते हैं ना, इतना महंगा कौन खरीदेगा, मुझे तो 20 रुपया ही इसका कीमत लगता है, तो आप उस केस में सेल करते हैं, बाई नहीं करते हैं। तो वही ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान से देखिएगा तो नीचे गिरा तो हम लोग सेल किए, और इसमें जब नीचे गिरा तो हम लोग क्या किए, बाई किए। तो प्राइस के केस में उल्टा चलता है परसेंटेज से, सब ध्यान रखिएगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट 4 ज्यादा यील्ड कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है एक्सपाइर्ड लेट इंक्रीज करे इन्वेस्टमेंट 4 में। कैसे इंक्रीज करेगा, 1 2 3 से निकाल के इंक्रीज करेगा, काम खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 23 इज अ क्वाइट इजी क्वेश्चन। कैसे सर, कुछ नहीं करना है, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, आपको बीटा दे दिया है, बहुत बढ़िया, और आपको कहा कि आपने 20% सब में इन्वेस्ट किया है। अगर सब में इक्वली इन्वेस्ट किया है तो बीटा निकालने का इजी तरीका क्या है, सबको जोड़ के डिवाइड बाय नंबर एन डिवाइड बाय 5। अगर मैंने हर सिक्योरिटी में इक्वली इन्वेस्ट किया है तब तो बीटा का फॉर्मूला सिंपल हो जाता है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, ये सब काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, तो ये सब में एक ही चीज है सर, जब इन्वेस्ट किए हैं तो हम सिंपल एवरेज भी कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाय 5 निकालिए कितना होगा। अगर सब में इक्वली किए हैं तो, सब में 20-20% किए हैं तो, खैर क्वेश्चन वो चीज नहीं कर रहा आपको, क्वेश्चन कुछ और पूछा है वो आपसे, ठीक है, बस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि अगर सब में इक्वली इन्वेस्टेड बोल दिया जाए तो बीटा क्या होगा। 1.6 प्लस 1 प्लस 0.90 प्लस 2 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 5 1.22। अब एक बार आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए क्या होगा, वेट इंटू बीटा। तो सर 1.6 इंटू 0.2 0.32 आएगा सर, इसका 1 इंटू 0.2 0.2 आएगा, 9 इंटू 0.2 1.8 आएगा, सॉरी 0.9 इंटू 0.2 0.2 इंटू 0.2 0.4 0.6 इंटू 0.2 0.1। इनको जोड़िए, 0.32 0.32 प्लस 0.2 प्लस 0.18 प्लस 0.4 प्लस 0.12 1.22 आया समझ में। तो ये बस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया, क्वेश्चन ये चीज नहीं कह रहा। क्वेश्चन आपको कहा 20% आपने इन्वेस्ट किया पहले दो में, ए और बी में, और बाकी इक्वली इन्वेस्ट किया सी डी और ई में, तो बचा कितना, 60% इन्वेस्ट किया सी डी ई में, तो 20-20-20। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, ठीक है। मैंने इसलिए कहा ये नहीं कर रहा था कि आप समझ सकें इस चीज को, ये समझ में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा वो समझिए, उसने कहा 20% पहले दो में किया और बाकी 3 में बचा हुआ जो भी था, तो अगर 20-20% दोनों में कर दिया तो मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया था, मैंने उसका 40% इन्वेस्ट कर दिया, मैंने 40 लाख इन्वेस्ट कर दिया, बचा 60 लाख। 60 लाख को इक्वली इन्वेस्ट करेंगे तो 20-20 लाख ही ना करेंगे, तो वेट क्या होगा, 20-20-20-20-20%, काम खत्म। अब इसी को आगे बढ़ के बोलता है कुछ नहीं, अब नया चीज करिए। कंपनी इन्वेस्ट किया 15% सी में, तो 15% सी में, ठीक है। ए में किया 10%, सॉरी ए में भी 15%, तो ए में भी 15%, ठीक है। 10% किया ई में, 10% किया ई में, एंड द बैलेंस इन अदर टू, तो भाई 10 15 15 15 15 30 10 40 इन्वेस्ट हो गया, बचा कितना, 60%। 60% बचा तो ऑब्वियस बात है 30% यहाँ 30% यहाँ,
आपको वेट सारा मालूम ही है, 0.15, 0.30, 0.15, 0.30, 0.10। क्या करिएगा, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, बस काम खत्म, निकल गया बीटा। और क्या करना है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बहुत खुश होने का बात है। क्या समझे? वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा, दैट्स इट, कोई दिक्कत? अब आपका जो लास्ट पार्ट है वो देखिए, इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो इज 12% एट अ बीटा फैक्टर ऑफ 1, will be the portfolio expected return in both situation given above। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? तो यहाँ पे बीटा क्या आया था सर? 1.22। इसका बीटा भी निकाल लेते हैं सर एक सेकंड के लिए। तो 0.15 इंटू 1.6, 0.24, 0.30 गुने 1, 0.30 ही हो जाएगा, ठीक है। 0.15 गुने 0.9, 0.135, और ये क्या है? 0.30 गुने 2, 0.6, और ये होगा 0.6 गुने 0.10, 0.06, जोड़ लीजिए। तो 0.24, 0.30, 0.135 प्लस 0.60 प्लस 0.06, 1.335। अगर आपको बीटा पता है दोनों का, हाँ, आरएम पता है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का एक और फॉर्मूला होता है ना यार, सिंपली एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इक्वल टू बीटा आरएम। बीटा आरएम, अगर सीएपीएम यूज ना करे तो बीटा आरएम। सर बीटा आरएम कैसे? अभी तो बताया आपको कि बीटा क्या है, सेंसिटिविटी मार्केट के मूव और अप करने का। लेकिन अगर बीटा को हम सीधा आरएम से ही मल्टीप्लाई कर दे, मूवमेंट से नहीं। अब तक हम क्या कर रहे थे, अगर 1% डाउन गया तो सिक्योरिटी 2% डाउन जाएगा, ठीक है। अगर दो बीटा है तो बीटा 2 है। तो अब मैं कह रहा हूं सिंपली आरएम से ही मल्टीप्लाई कर दो, चेन से नहीं, आरएम से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको एक्सपेक्टेड रिटर्न दे देगा। तो अगर 12% है तो 1.22 इंटू 12 और 1.335 इंटू 12 हमको मिल जाएगा अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न, बीटा आरएम। समझ में आया? बीटा आरएम 1.22। अब देखो इस तरह से लाइन खींच खींच के बनाओगे एग्जाम में, टाइम कितना जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, बीटा पी इक्वल्स टू क्या करता, यहां तो सिंपली डिवाइड बाई कर देता, यहां पे क्या करता वो बता देता हूं। यहां पे मैं ऐसे लिखता बीटा पी इक्वल्स टू 0.15 इंटू 1.6 प्लस 0.30 इंटू 1, ऐसे ही करते हुए पांचों लिखता, डिवाइड बाई, डिवाइड करना है तो वेट था, डिवाइड करना है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेट यूज हुआ था, डिवाइड नहीं करना, जहां वांट यूज हो वहां पे। अब ऐसा लाइन खींच के जब क्वेश्चन बनाओगे तो लगेगा 10 मिनट, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट। 3 मिनट, पहला वाला पे 1 मिनट, दूसरा वाला पे, तीसरा वाला पे 1 मिनट, बस 3 मिनट में सॉल्व होगा। समझ गया? बाकी ये कर दिया, 12 गुने 1.22 बीटा आ रहा है। पहले हम लोग चेन से बस मल्टीप्लाई कर रहे थे कि 1% नीचे गया तो सिक्योरिटी का बीटा अगर 2 है तो सिक्योरिटी 2% नीचे जाएगा, या 1% अप गया, अब बीटा अगर -2 है तो सिक्योरिटी फिर भी 2% नीचे जाएगा, माइनस बीटा के केस में उल्टा मूव करेगा। पॉजिटिव बीटा के केस में सेम डायरेक्शन, अप तो अप, डाउन तो डाउन, ठीक है। नेगेटिव बीटा तो अप जाएगा तो वो डाउन, और ये डाउन जाएगा तो वो अप जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर सीधा बीटा को आरएम से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए चेंज के बजाय, तो हमको रिटर्न मिल जाएगा, कम कर दो। अब ये क्वेश्चन नंबर 24 है, वो भी काफी इजी क्वेश्चन, कुछ करना नहीं था। और 25 तो खैर आप लोग खुद बनाइएगा, 25 में कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। 24 में समझिए क्या था। देखिए सारा फॉर्मूला आपका खत्म हो चुका है, एक फॉर्मूला खाली बचा हुआ है, तो सारा क्वेश्चन रिपीटेटिव है, वही सब फॉर्मूला यूज होता रहेगा, ठीक है। चाहे तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर समय आपको बचाना है तो,
अगर समय आपके पास है, बस यूं ही समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं कभी नहीं कहूंगा कि एग्जाम टाइम में ये देखिए, सारा फार्मूला खत्म हो चुका है। अगर आपको इच्छा हो सीधा क्वेश्चन बनाते जाइए अपना, ठीक है। अब यहाँ भी एक कहानी लिखा हुआ था। अब कहानी बहुत जरूरी है एग्जाम में समझने के लिए। क्यों? क्योंकि कहानी कभी कभी इरेलीवेंट होता है और कभी कभी बहुत रेलिवेंट होता है। जैसे इस क्वेश्चन में ये कहानी बहुत रेलिवेंट था। कैसे रेलिवेंट था आइए देखिए। इस क्वेश्चन में ये कहानी काफी रेलिवेंट था। कैसे रेलिवेंट था? बोला सपोज दैट इकोनॉमी ए, ठीक है, इकोनॉमी ए ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, दिख भी रहा है सर, 15% रिटर्न दे रहा है, तो ग्रो तो कर रहा है, पर रिस्क भी ज्यादा है, वो भी दिख रहा है। और इन दोनों के बीच कोरिलेशन 0.30 है। कहने का मतलब ये दोनों पॉजिटिवली मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये 1% ऊपर गया तो ये 0.30 ऊपर जाएगा, ठीक है। 1% डाउन गया तो ये 0.30 डाउन जाएगा। और दोनों कोरिलेटेड है, पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। बात अलग हुआ। आगे पढ़ते हैं। यू आर मैनेजिंग अ ग्लोबल इक्विटी फंड। अब तुम वो फंड मैनेजर जो ग्लोबल इक्विटी फंड मैनेज करते हो, और तुम बस डेवलप्ड स्टॉक मैंने कि बस इसमें लगा रखे हो। अगर सिर्फ इसमें पैसा लगा रखो तो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? 10%। और तुम्हारा रिस्क क्या है? 16%। काम खत्म, स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने इस वाले में लगा रखा है, तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो गया? 10%। और मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो गया? 16%। नो डाउट। अब तुमने सोचा कि इकोनॉमी ए में भी कुछ पैसा लगाएंगे, ठीक है, इकोनॉमी ए में कुछ पैसा लगाएंगे, कोई बात नहीं। टेबल बिलो स्लो द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन कोरिलेशन दिया हुआ है, देख लिया हमने। रिस्क फ्री 3% दिया गया। क्वेश्चन अब पूछ रहा है आपसे कि आप बताइए कि कितना आप इकोनॉमी ए को एलोकेट करेंगे अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 0.5% से बढ़ाना है। तो अभी जब खाली यहां इन्वेस्ट कर रहे थे तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? 10%। इसको अगर 0.5% से बढ़ाना है तो इसका मतलब अब मेरा रिटर्न कितना हो जाएगा? 10.5%। अगर हम मान ले कि हम यहाँ इन्वेस्ट किए हुए थे डब्लू, मैंने मेरा वेट डब्लू इन्वेस्ट किए हुए थे वहां पे, तो यहाँ कितना इन्वेस्ट होगा? 1 माइनस डब्लू। तो अगर हम इस फॉर्मूला को सॉल्व करें तो क्या हमको आंसर नहीं मिल जाएगा? क्योंकि हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं अब। किसका? इन दोनों का। जब इन दोनों का पोर्टफोलियो बनाए और पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कह रहे हैं 10.5%, और एक का वेट है डब्लू, तो एक का वेट है 1 माइनस डब्लू, एक का रिटर्न है 10%, एक का रिटर्न है 15%, तो हमको डब्लू क्या है? नहीं मिल जाएगा। अगर डब्लू मिल जाएगा तो 1 माइनस डब्लू भी मिल जाएगा, और वो निकालने भी क्या कहा है? वो 1 माइनस डब्लू। अब भाई इसको तुम डब्लू मान लोगे तो ही 1 माइनस डब्लू हो जाएगा। जिसको चाहे उसको मान सकते हो डब्लू, ऐसा कुछ नहीं डब्लू इसी को मानना है। और उस केस में से डब्लू का आंसर निकलेगा, बस वही आंसर सॉल्व हो जाएगा। इस वाले केस में पहले डब्लू निकलेगा, फिर 1 माइनस डब्लू करेंगे तब आंसर मिलेगा, और क्या। सिंपल मैथ। तो अब यही से देख लेते हैं क्या क्या। वो भी वही चीज किया है, 1 माइनस डब्लू, बस वो उल्टा लिया है, ठीक है। वो डब्लू माना इसको, किसको? अपना इकोनॉमी ए वाले को, ठीक है। ये इसमें इन्वेस्ट नहीं है, डब्लू इसका वेट होगा, 1 माइनस डब्लू इसका वेट मैंने माना था, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका मान लेना 10% और 0.5%, 15% और 10%, ठीक है। 15% और 10%, समझ गए? तो अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व ही कर लेते हैं। तो हमने एक पोर्टफोलियो बनाया, ठीक है। वहां पे हमने एक डेवलप्ड कंट्री वाला स्टॉक जो था वो रखा, और इकोनॉमी ए वाला स्टॉक, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री का एक्सपेक्टेड रिटर्न 10%, इकोनॉमी ए का 15%। इसका वेट क्या है? डब्लू। इसका वेट क्या है? 1 माइनस डब्लू। और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या है? तो 10.50%। वो निकाल ही चुके हैं अभी। तो बस फॉर्मूला में पुट करना है 10.50% इक्वल्स टू डब्लू इंटू 10% प्लस 1 माइनस डब्लू इंटू 15%। क्या समझा? तो ये इसको नंबर में मान लो, 0.1050 इक्वल्स टू 0.10 डब्लू
प्लस 0.15 माइनस 0.15W। अब सॉल्व करोगे तो ये इधर आएगा, वैसे होता है माइनस होगा, इधर माइनस बचेगा, तो 0.1050 माइनस 0.15 तो माइनस 0.045, इधर कितना बच गया 0.10 माइनस 0.15 माइनस 0.05W। तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, प्लस बन जाएगा, और 0.045 डिवाइड बाई 0.05 तो आया W 0.90 या कहे 90%। तो अगर यहाँ 90% इन्वेस्ट है तो यहाँ कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10.5 बनाने के लिए? 10%। कहानी खत्म। क्या समझे? कोई दिक्कत आया समझ में? क्या किया ये 10%। अरे वो चीज बताओ, तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है, वेट अभी निकाल ही लिया, इसका 0.90, इसका 0.10, वेट तुमको पता है, वेट निकाल लिया, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है तुमको, कोरिलेशन पता है, अरे वैरियंस नहीं निकलेगा पोर्टफोलियो का? काफी इजी है। वैरियंस क्या होगा पोर्टफोलियो का? कुछ नहीं सर। अगर पोर्टफोलियो की वैरियंस की बात करें सर तो डब्ल्यू डी, डेवलप्ड वाला जो था, इंटू डिविएशन डी का स्क्वायर, और एगो क्या था, इकोनॉमी ए में था, तो डब्ल्यू ए डिविएशन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी, सॉरी डब्ल्यू डी डब्ल्यू ए डिविएशन डी डिविएशन ए आर डी ए, सब दिया गया है तुमको क्वेश्चन के अंदर। क्या समझे? तो सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व किया जाए उसको? सॉल्व करो खुद से यार, समय की और बात करना। अब फिर वही काम ही किया है, नंबर में लिया। मैंने क्या कहा, नंबर में खाली वेट को लेना है, परसेंटेज को नहीं। परसेंटेज का लेंगे 16 का स्क्वायर, ठीक है। नंबर को कभी भी परसेंटेज में नहीं लेना है, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो गया। सॉरी नंबर, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं भी। परसेंटेज को कभी भी नंबर में नहीं लेना है। किस वाले को? स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस वाले को, ठीक है। वेट वाले को नंबर में लेना है, ठीक है, उसको नंबर में ही रखना है, 0.90 0.10, समझ गया। तो अपने आप ये आंसर देगा, नहीं तो फिर ये आंसर देगा, ध्यान रखना। फिर यहाँ 10,000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गया। अब जो क्वेश्चन है वो पूछा, चलो ये तो हो गया, ये भी हो गया, कोई दिक्कत, निकाल लोगे या निकाल दिया? चलो निकाल ही दिया जाए, जब इतना कर ही लिया तो उतना करने में क्या जा रहा है। आजा, डब्ल्यू डी कितना था सर? 0.90, 16 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना था? 0.10, कितना था? 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 0.90 0.10 16 इंटू 30 इंटू 0.30, ठीक है। सॉल्व करो, 0.90 इंटू 16 का होल स्क्वायर प्लस 0.10 इंटू 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.90 प्लस 2 इंटू 0.90 इंटू 0.10 इंटू 16 इंटू 30 इंटू 0.30, तो 207.36, यस सॉरी पहले से प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो 7.36 प्लस 9 प्लस 25.92, 242.28। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात अंडर रूट हो जाएगा, कुछ गलती हुआ होगा मेरे ख्याल से, 15.56 नहीं आना चाहिए था, क्या गलती कर दिया। ठीक है 15.56 नहीं आएगा, 15.60 लिया राउंडिंग करने के दौरान, ठीक है 15.56 नहीं आएगा, कोई दिक्कत। 15.56% निकल गया।
अब आते हैं हम लोग साप रेशियो पे। अभी साप रेशियो क्यों निकाला है, सवाल ये आता है। तो क्वेश्चन पढ़ोगे, कुछ नहीं बोला है सर, हमको रिस्क फ्री दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ था, तो और कोई जरिया था ही नहीं सर। अभी यहाँ पोर्टफोलियो का हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया था, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें पता सर 10.50%। अब हमारे पास और कोई जरिया था ही नहीं, लेकिन ट्रेनर रेशियो के लिए बीटा चाहिए था, जेंसन अल्फा के लिए आरएम चाहिए था, तब तो सीएपीएम से निकालते। तो बचा क्या हमारे पास, साप रेशियो। साप रेशियो और कैसे कंपेयर कर सकते थे, कोई और तरीका था नहीं। Also show how well the fund will be compensated from the risk undertaken due to inclusion of a stock of economy A। इकोनॉमी का स्टॉक इंक्लूड करने के बाद कैसे हमारा रिस्क कमा, ये बताना था उसको। तो उसने यूज किया साप रेशियो, कारण सिंपल था, उसके पास सीएपीएम निकालने की जनरल अल्फा था नहीं, बीटा था नहीं कि ट्रेनर रेशियो निकाल पाता, और सवाल भी वही पूछा था कैसे रिस्क कंपनसेट हुआ। तो वही सिंपल तरीका यूज करेगा, 10-3 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन 16, और 10.5 - 3 डिवाइड बाई 10.5 ना हो जाएगा, डिवाइड बाई जब भी निकाला 15.60। ठीक है, तो देख लो साप रेशियो के केस में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 10-3 डिवाइड से 0.437 आया, इंक्लूड करने के बाद 0.481 आया। ऑब्वियस सा बात है, जितना हायर उतना अच्छा, पूछोगे काय है, जितना हायर उतना अच्छा। तुम खुद बताओ पर यूनिट ऑफ रिस्क रिटर्न कौन ज्यादा है, ठीक है, प्रीमियम रिटर्न 3% तो कमाते ही, और उसके ऊपर जो कमाए 3% के, वो पर यूनिट ऑफ रिस्क किसमें ज्यादा है, यहां ज्यादा है सर, यही बढ़िया होगा। अब इस बात और क्या। अब जो क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन। बोल रहा है कि आपके पास 520 लाख था, ठीक है, और आपने पोर्टफोलियो बनाया, आपके मैनेजर ने। अब वो पोर्टफोलियो ऐसा है, 60 लाख यहां डाला, 80 लाख यहां डाला, 100 लाख यहां डाला, 120 लाख यहां, 60 लाख यहां डाला। अब बीटा आपका ये है बीटा। आप you are required to advise Fed up regard the following using capital asset pricing method। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा सर, 60 इंटू 0.5, 80 इंटू 1, 100 इंटू 0.80, 120 इंटू 1.2, 160 इंटू 1.50 डिवाइड बाई 520, डिवाइड बाई 520, काम खत्म। सबसे इजी तरीका बीटा निकालने का। अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, तो मैं तो एक लाइन में बीटा निकाल दूं, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 60 इंटू 0 पॉइंट, कोई लाइन नहीं खींचूंगा, 80 इंटू 1 प्लस 100 इंटू 0.80 प्लस 120 इंटू 1.20 प्लस 160 इंटू 1.50 डिवाइड बाई, अब ऐसा 60 प्लस 80 140 प्लस 100 240 प्लस 120 360 प्लस 160 520 डिवाइड बाई 520 रुपए, 520 लाख तो इन्वेस्ट है ये, तो डिवाइड बाई 520, तो 60 गुने 0.50, 80 गुने 1, 100 गुने 0.80, 120 गुने 1.20, 160 गुने 1.50, जीटी करूंगा डिवाइड बाई 520, 1.1038, 1.1038। क्या आंसर दिया आपका, 1.104 बीटा निकाला जो 1.104। अब ये क्या किया, सीएपीएम से रिटर्न निकाला है, उसके बाद मेरा ठीक किया है। ये बकवास मैं नहीं करता, मैं सीधे अल्टरनेटिव मेथड यूज करूंगा, एक लाइन में आंसर। अगर मुझे बीटा मिल चुका है 1.104 या अपना 1.1038 आया, उसको राउंडिंग कर देंगे तो 1.104 हो जाएगा, उसका इस्तेमाल करके सीएपीएम में बस पुट करूंगा। आरएफ पता है, आरएम पता है, दिया गया क्वेश्चन में आरएफ और आरएम, क्वेश्चन में आरएफ और आरएम दिया गया है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी और वैसा बात है, आरएफ रिस्क फ्री है। ये मार्केट निफ्टी आरएम है, तो आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा प्लस आरएफ, काम खत्म। अब बोल रहा है अगर बेटर वाला को रिमूव कर दो, मैंने यहाँ बेटर हटा करके निफ्टी को ले आओ,
अब निफ्टी तो मार्केट है, मार्केट का बीटा क्या होता है 1, बताया था ना। रिस्क फ्री का बीटा 0, अब मार्केट का बीटा क्या होता है 1, रिस्क फ्री का बीटा 0 और मार्केट का बीटा 1। तो अगर बेटर को रिप्लेस कर दोगे निफ्टी से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी पोर्टफोलियो का बीटा वही रह जाएगा, तो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न वही रह जाएगा। आया समझ में? तो बेटर को रिप्लेस होकर फायदा नहीं था, समझ गए? तो यही सिंपल था, क्वाइट इजी क्वेश्चन, सॉल्व कर लेना। अभी जो क्वेश्चन नंबर 26 है इसमें थोड़ा समय लगेगा पर काफी इजी क्वेश्चन है, ट्राई करोगे बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। कॉस्ट दिया गया है, डिविडेंड ये कमाया, प्राइस ये हो गया, तो ये लगाए थे, अर्न इतना हुआ, प्लस कैपिटल डिप्रिसिएशन हो गया, तो जो अर्न किए उसमें कैपिटल डिप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, तो नेट अर्न निकल जाएगा। तो अर्न बाय इन्वेस्ट करोगे, अर्न बाय इन्वेस्ट करोगे तो तुमको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या समझे? तुमको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका? गोल्ड लिमिटेड का, सिल्वर लिमिटेड का, ब्रॉन्ज लिमिटेड का, जीओआई बॉन्ड का। समझे? तो इसको हम लोग कल करेंगे। अगर तुमको एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो अगर ये लिखा है इसके केस में समझना पड़ेगा एक चीज तुमको, इस केस में तुमको एक चीज समझाना है, इसलिए कल ही समझाया जाए, आज काफी समय हो चुका है। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लो। चलो तो रखा जाए आज के लिए। कोई सवाल नहीं है तो